बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज राजा फैसल मुमताज़ राठौर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने आज ईवान में 36 वोट लिए। पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ 38 थी, मुस्लिम लीग नून को मिला के उन्होंने 36 वोट लिए और 2 वोट उनके खिलाफ पड़े। कौन से वोट उनके खिलाफ पड़े, कौन से लोग ईवान से वॉकआउट कर गए वोटिंग के वक्त और कौन से लोग आज गैर हाज़िर रहे, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म जो हो गए हैं अब, चौधरी अनवार उल हक, उन्होंने ऐलान किया था कि वो तहरीक अदम एतमाद का डट कर मुकाबला करेंगे, लेकिन वो ईवान में आए और अपनी तकरीर करने के बाद वो बजाय तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के वो उठकर अपने 4 साथियों के साथ हाल से चले गए। इस पर हम बात करेंगे कि आखिर वो क्यों सामना ना कर सके, उन्होंने तो ऐलान किया था। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेंबरान असम्बली थे जिन्होंने आज तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़ वोट दिए और कौन कौन से ऐसे हुकूमती इत्तेहाद के लोग थे जो वोटिंग में शरीक नहीं हुए। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब एजाज़ अब्बासी साहब और राजा उस्मान ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा उस्मान ताहिर साहब। राजा उस्मान ताहिर साहब, आज का दिन आज़ाद कश्मीर की सियासी तारीख में बड़ा अहम दिन आज तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी और वो आज उस पर वोटिंग हुई और फैसल मुमताज़ राठौर ने एक नुमायाँ अक्सरियत हासिल की और वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक जो आज से 2.5 साल कबल तकरीबन 945 दिन पहले वो मुंतखब हुए थे, 48 वोट लेकर रात के अंधेरे में वो मुंतखब हुए थे। आज उनके साथ सिर्फ 4 रुकन असम्बली बाकी रह गए थे। इनमें सरदार मीर अकबर साहब, उन्हें भी चूँकि किसी जमात में जगह नहीं मिली, ना नून लीग वालों ने उन्हें जगह दी, ना पीपल्स पार्टी वालों ने। इसी तरह उनके साथ अज़हर सादक मौजूद रहे, उन्होंने भी कोशिश की थी कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में उन्हें जगह मिल जाए, लेकिन उन्हें जगह ना मिली। इसी तरह इम्तियाज़ नसीम साहबा भी, उन्हें भी किसी पार्टी में गुंजाइश नहीं मिली थी, इसलिए वो उसी जगह पे मौजूद रहीं। और सबिया सदीक चूँकि पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हुई थी, कि उनके इख्तलाफात थे पीपल्स पार्टी के सदर जनाब चौधरी यासीन साहब के साथ, उन्होंने कहा था कि जिस पार्टी के सदर चौधरी यासीन है वो उस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा अनवार उल हक के साथ कोई भी रुकन असम्बली नहीं रहा जो 48 वोट लेकर मुंतखब हुए थे। सरदार अतीक साहब भी जब वोटिंग हुई तो हाल से चले गए थे, क्योंकि उन्होंने अनवार उल हक के साथ तो वॉकआउट नहीं किया, लेकिन वो हाल में मौजूद नहीं रहे थे। इसके अलावा क्या सूरत हाल है? 36 वोट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिए, क्या तवक्को करते थे कि 36 वोट ही होंगे या ज़्यादा कम वोट की तवक्को थी? जी डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि दिल तो कह रहा है कि वो कहते हैं ना कि जाने वाले जान हमको छोड़ के दिल हमारा तोड़ के, आज ये वाली सूरत हाल थी अवान में। और ये भी कहना पड़ता है कि जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है, आगे फिर आप समझ आए। तो ये वाली सूरत हाल थी अनवार उल हक साहब के साथ। वक्त का पहिया घूमा है राठौर साहब, आपने देखा होगा कि यही वक्त पहले जब सरदार तनवीर इलियास साहब को हटा के, यानी जब वो नायल हुए थे तो ये आए थे, और उससे पहले जब कयूम न्याई साहब के साथ यही हुआ था। और मुझे वो एक वक्त याद है, कयूम न्याई साहब ने कहा था कि मैं उल्टे हाथों से ना दुआ कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ उन्होंने किया वो इनके साथ भी हो। तो वक्त का पहिया घूमा, वही सूरत हाल हुई। एक वो वज़ीर आज़म जिसके साथ 48 अरकान ने बगैर किसी शर्त के मशरूत, बिला मशरूत उनको वोट दिया, और आज जब फिर जब काबीना बनाई, 4 माह काबीना ही नहीं बनाई थी अनवार उल हक साहब ने, फिर 4 माह जब काबीना बन गई उसके बाद उनको महकमे ही नहीं दिए गए थे, तो ये भी मैं उनकी बेतौकीरी की थी अपने वज़रा की। उन्होंने डेफिनेटली वज़रा की बेतौकीरी की गई। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ राठौर साहब सबसे अहम है कि वो वज़रा, 8 वज़रा जो हैं, 4 नून लीग के, 4 पीपल्स पार्टी के, जो इनके साथ कैबिनेट में मौजूद रहे, आज उन्होंने इनके खिलाफ जाके वोट दिया है। तो ये वक्त का पहिया है, वक्त का पहिया घुमा है। राठौर अपना अनवार उल हक साहब को बहुत पहले जब ये कहा गया था और गाए बगाए सारे लोग उनको बता रहे थे कि आप इदारों को फ़ाल करें, आप करप्शन फ्री की बात कर रहे हैं, आप इदारों को फ़ाल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके इक़दाम से ऐसे लग नहीं रहा है। तो फिर ऐसा होना ही था और आखिरकार वो हो गया। और फिर जिस तरह बहुत सारे प्रोग्रामों में हमने कहा है कि जो अवामी एक्शन कमेटी है, अवामी एक्शन कमेटी और वज़ीर आज़म एक पेज पे थे, और आज वो साबित हो गया। फिर एक अपने उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी है, गुज़श्ता रोज़ एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू चला है, उन्होंने कहा ये जो मेरे खिलाफ एतमाद हो रही है, ये मैं अपने किए की सज़ा भुगत रहा हूँ। उन्होंने खुद इसको तस्लीम किया है, ये मेरा अपना, आपने शायद देखा होगा कि टीवी चैनल के ऊपर जो उनका इंटरव्यू, उन्होंने मैं अपने किए की सज़ा जो है ना वो कर रहा हूँ अपने हाथों से, ये मैंने किया था। और उसका नतीजा आज ये निकला कि अनवार उल हक साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद थी वो कामयाब हुई, और फैसल मुमताज़ राठौर साहब 36 वोट लेके कामयाब हुए। अब पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं
वो ये दावा कर रहे थे कि हम 40 के करीब जो है हम वोट ले लेंगे, लेकिन 36 वोट पड़े हैं उनके। लेकिन अगर सब जो तमाम अरकान जो थे सबको अगर मिलाया भी जाए तो 38 वोट बन रहे हैं। अब 2 वोट उनको नहीं पड़े हैं, इसमें से कहा ही जा रहा है कि एक स्पीकर साहब का वोट है जो स्पीकर साहब का तो वोट चुका आखिर जी, में। और एक नसारा अब्बासी जो है नून लीग की हैं, उनका वोट जो वो भी ऐवान से घर हाजिर रही हैं, नहीं आ सकी हैं, तो एक उनका वोट जो है 38 वोटों में से 36 वोट लेके वो कामयाब हुए फैसल मुमताज़ राठौर साहब। तो अब देखना ये है कि वो आने वाले वक्त में कितना डिलीवर कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, क्या पॉलिसीज़ होती हैं उनकी। हमने भाई साहब मेरे साथ थे, हमने किस्ता अपने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि कहा जा रहा है कि बड़े हैवी वेटों के दरमियान फैसल राठौर साहब के लिए बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बेसिक जाटों और गुजरों की पार्टी है, और राजपूत पहला इसमें आया है जिसको बाईपास करके वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, और इनके लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। ख़ासकर कलील टाइम है, 2026 जुलाई इलेक्शन का साल है, और इन्होंने इदारे फाल करने हैं, इलेक्शन कमीशन को फाल करना है और अपनी पार्टी की साख को बचाना है। अगर डिलीवर कर पाए तो 2026 के इलेक्शन में उम्मीद की जाती है कि पीपल्स पार्टी अच्छी खासी नशिस्तें लेगी, लेकिन डिलीवर ना कर पाए तो हो सकता है जो पोजीशन है इससे भी नीचे चले जाएं। तो इनके लिए एक बड़े चैलेंजेस का सामना इनको करना पड़ेगा फैसल मुमताज़ राठौर साहब को, कि वो आने वाले दिनों में क्या क्या कर रहे हैं और किस तरह डिलीवर करते हैं। और ख़ासकर जो हैवी वेट उनके साथ बैठे हुए हैं, चौधरी यासीन साहब हैं, लतीफ़ अकबर साहब हैं, सरदार यकूब साहब हैं, तनवीर इलियास साहब हैं, वो इनके साथ तावन करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा, और उनको ये किस तरह पार्टी में साथ लेके चलते हैं। अच्छा एजाज भाई साहब 36 वोट लिए, मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड यही था कि 36-38 वोट लेंगे, स्पीकर साहब अगर वोट देते 37 हो जाते नसारा बाजी, मतलब उतना ही वोट लिए इन्होंने। कोई ऐसी एक जो बात की जा रही थी बाज़ हल्कों की जानब से कि शायद अनवारुल हक साहब के कोई एजेंट गए हुए हैं हुकूमती इनके कैंप में, पीपल्स पार्टी के कैंप में, और आखिरी टाइम पे वो बाहर निकल जाएंगे और अनवारुल हक बच जाएंगे, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कि इस तरह होगा। तो आप क्या समझते हैं कि जो वोट निकले वाकई सारे जो लोग शामिल हुए थे पीपल्स पार्टी में नेक नीति के साथ शामिल हुए और उन्होंने वोट दी, और आगे ये पीपल्स पार्टी का टिकट पे ये इलेक्शन में जाएंगे और वजारतों में ये हासिल करके फिर ये काम करेंगे अवाम के? जी बहुत शुक्रिया राठौर साहब। देखे ना, इस वक्त पोजीशन ये थी कि कोई एक बंदा भी, हमने कल परसों भी शायद बात की थी कि मैं नहीं समझता कि इस माहौल में अनवारुल हक साहब जिनके पास कोई सियासी पार्टी नहीं है, उनका अपना कोई अता पता नहीं है, ना उनका कोई सियासत की शुरुआत है और ना कोई महसूस कर रहा है कि उनका कंक्लूजन क्या होगा, उनके कहने पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर जाकर कोई शामिल हो और फिर मुखबरियाँ करे और वक्त आने पर फिर दोबारा दौड़ कर वहाँ गड़बड़ करके अनवारुल हक के साथ चले जाए, जिनका अपना सियासी मुस्तकबिल के बारे में भी किसी को कोई पता नहीं है क्या क्या है, वहाँ कहाँ का सेव होगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जिन लोगों ने ये बातें छोड़ी हुई थी, मेरे ख्याल में वो माजीन के 2-4 वोट थे जिनके हवाले से किसी ने शायद इस तरह की, वो चूँकि इदारा है उमूमन दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके बारे में इस तरह की थी। लेकिन इस माहौल में कोई आज़ाद कश्मीर के अंदर से इलेक्शन लड़कर जीतने वाला मेंबर असम्बली हो या माजीन के हल्कों से, नून लीग और पीपल्स पार्टी जो एग्जिस्ट करने वाली सियासी पार्टियाँ हैं, उनके साथ जो जिनकी पाकिस्तान में उस वक्त हुकूमत है और आने वाले टाइम में भी उन्हीं के टिकटों पर लोगों ने इलेक्शन लड़ने हैं और उन्हीं 2 पार्टियों में से किसी एक की हुकूमत बनने के इम्कान नज़र आते हैं आने वाले वक्त में। उसके साथ इस तरह की गड़बड़ करके अनवारुल हक के कहने पर ये इस तरह की चीज़ों पर मुझे नहीं समझ आती ये कहाँ से शगुफा किसी ने छोड़ा है। बहरहाल चूँकि असल में आज़ाद कश्मीर के अंदर थोक के हिसाब से ज़ाहिर है ये लोग कभी एक पार्टियाँ बदलते हैं, कभी दूसरी में जाते हैं, कि तीसरी, इसलिए इनकी साख मुतासर है जिसकी वजह से लोग शक करते हैं। लेकिन इस माहौल में मैं नहीं समझता उनको तवक्को के इन मुताबिक वोट मिले हैं। वैसे मेरा ये ख्याल ये था कि एक आध वोट हो सकता है उनको और मिल जाए, जिस तरह बाग की वो हमारे खातून है, क्या नाम है उनका, इम्तियाज़ नसीम साहिबा थी, लेकिन वो आज वज़ीर-ए-आज़म साथ उठ के बाहर चली गई। हाँ नहीं वो ठीक है गई हैं, लेकिन हमारा ख्याल ये था कि शायद उनका वोट भी मिल जाएगा या एक आध कोई और, या शायद किसी ने कोशिश ही ना की, अटेम्प्ट ही ना की हो। नहीं की। असल बात यह है कि वोट पूरे थे किसी ने, असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी को मजीद अपने ऊपर बोझ डालने के लिए उन्होंने एफर्ट ही नहीं की। उन्होंने शुक्र पड़ा उस वक्त जब नून लीग ने ये कहा कि हम आपको हुकूमत बनाने के लिए तो वोट देंगे, हमारा काबीना में शामिल नहीं होगा, तो पीपल्स पार्टी के ऊपर से 9 लोगों की वो लाइबिलिटी जो थी, वो बोझ था, वो उतर गया। अब वही 27-28 लोग जो उनके पास हैं, उनकी पार्टी के अंदर हैं, उन्हीं में से काबीना उनको इंतखाब कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के ऊपर कम से कम बोझ हुआ है, इसीलिए ये जो 36 वोट उनको मिले हैं, 2 वोट ज़ाहिर स्पीकर साहब को पता है उस अमूमन
अपनी ऐवान में गैर जानबदारी बरकरार रखने के लिए वोट पोल नहीं करते ताकि अपोजिशन को भी साथ लेकर जरूरत ना हो तो, अगर जरूरत हो तो फिर जरूरत तो नहीं बिला जरूरत वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन रवायत ये है कि वो ग्रेज करते हैं। तो अगर वो टाई वाली कोई कैफियत आ जाती तो कास्टिंग वोट दार है वो पोल करते, और पीपल्स पार्टी नून लीग का दार है एक वोट जो गैर वैसे नहीं होगा। खास बात ये है कि वो सवाल बहरहाल में आगे आप करेंगे, लेकिन 2 वोट अनवर अल्लाह की तहरीक हमायत में भी पड़े हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो 2 वोट कहा जा रहा है कि एक ख्वाजा फारूक साहब और अब तहरीक इंसाफ ने एक लाइन दी थी कि वो इस तहरीक अदम में गैर जानबदार रहेगी, लेकिन गैर जानबदार नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इनवारुल हक की हमायत में वोट दिए। क्या उन्होंने इनवारुल हक को दाना डाला पीटीआई में लाने के लिए, या कोई ऐसी बात है, या पीपल्स पार्टी के साथ नफरत का इज़हार? वैसे मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने दाना डालने वाली बात की है या दानिस्ता इस सोच के तहत वोट दिया है। वैसे प्रैक्टिकली तो हुआ यही है कि अनवर अल्लाह की हमायत में वोट गया है, लेकिन और अपने बयानिए से वो मुकर गए ना। उनका बयानिया था कि हम गैर जानबदार रहेंगे, लेकिन वोट तहरीक अदम के खिलाफ पोल करना, इसका मतलब यह है कि दूसरे मानों में अनवर अल्लाह की हमायत में उन्होंने इनवारुल हक पर जो चार्जेस लगे हुए हैं उन चार्जेस की कंडम किया। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि हम इसकी मुखालफत में कर रहे हैं, लेकिन उनके हक में चले गए। हाँ, नहीं, असल बात उनका नुक्ता नजर ये था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर है, ज़ाहिर है उनको यही सारे फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग कोई खींच कर पीयूष बाड़ी ने शामिल कर दिए, कोई उसमें ये सारे के सारे पीटीआई के लोग थे। फिर पाकिस्तान में भी आपको पता है पीटीआई और उनके दरमियान, इन दोनों सियासी पार्टियों के दरमियान खींचातानी का माहौल चल रहा है। ये जो आईनी तरमीमें हो रही हैं, जो पाकिस्तान में माहौल है, या फिर इलेक्शन का गड़बड़ है, फिर वो मखसूस सीटों वाले मसाइल हैं, तो मेरे ख्याल में तरजीह की बुनियाद तरजीह तो उन्होंने ये रखी है कि हमारा ये वोट पीपल पार्टी और नून लीग के खिलाफ जाएगा, एक सोच ये रखी है। लेकिन वो गैर इमरान खान को नुकसान पहुंचाने वाले, इमरान खान से गद्दारी करने वाले वज़ीर आज़म बने थे जो चौधरी अनवारुल हक, उनके हक में वोट दिया, उनके ऊपर लगे हुए इल्जामात की बेहतर उनके लिए यही था। अब उन पर सवालात उठ रहे हैं और इसका उनको जवाब देना पड़ेगा। बेहतर उनके लिए यही था कि वो अनवर अल्लाह के खिलाफ हमायत में भी कोई बात ना करते और इनकी उसमें भी पोजीशन में ना जाते, गैर जानबदार रहते, ताकि एक रिकॉर्ड पर रद्द-ए-अमल उनका आ जाता कि वो ना इनकी हमायत करते हैं ना इनकी हमायत करते हैं। लेकिन मेरा वैसे ज़ाती नुक्ता ये है कि उन्होंने अपनी दानिश के मुताबिक अनवर अल्लाह की हमायत नहीं की, बल्कि पीपल पार्टी और नून लीग की मुखालफत की है, इस हुकूमत की मुखालफत की है, इसको कंडम किया है, इसके इकदाम को कंडम किया है। और अपने जो लोग हैं जो खींच कर पीपल पार्टी और नून लीग ले गई है, नून लीग तो नहीं ले गई, पीपल पार्टी ले गई है, उनको मुस्तरद करने के लिए उन्होंने सारे स्टेप उठाया है। लेकिन ये एक सियासी कंसिक्वेंसी इसमें हैं, सवालिया निशान उनके ऊपर है, सवालात खड़े होते हैं जिनका जवाब शायद उनके पास होगा, लेकिन माकूल कोई जवाब मुझे नज़र नहीं आता। अल्टीमेटली ये वोट उनका अनवर, अगरचे इस वोट से अनवर अल्लाह को फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अनवर अल्लाह के ऊपर जो लगने वाले चार्जेस हैं उनके को कंडम ने खुद चार्जेस को कंडम नहीं किया वो, बल्कि बाहर चले गए के साथ गद्दारी करके गए थे उस जमात के लोगों, जमात के सदर और अपोजिशन लीडर दोनों ने वो कंडम करने के लिए वोट दे दिया गैर महसूस तरीके से। एक की हमायत करते करते दूसरे की, एक की मुखालफत करते करते दूसरे की ऐसी हमायत कर दी जो कि अच्छा, उस्मान ताहिर साहब, मीर अकबर साहब ने वॉकआउट किया वज़ीर आज़म के साथ, वो कल का दिन भी वज़ीर आज़म के साथ ही रहे, आज भी। क्या आप समझते हैं कि उनकी वाकई नून लीग में कोई जंग, कि वो कहा यही जा रहा था कि वो नून लीग में शामिल हो जाएंगे और नून लीग का टिकट देंगे, तो क्या वाकई उनकी नून लीग में जगह नहीं बन रही इसलिए वो वज़ीर आज़म के साथ रहे, नून लीग के साथ नहीं गए? वैसे उन्होंने कोशिश तो बहुत की कि नून लीग में वो शामिल हो सकें। हमारी शाह गुलाम कादिर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा जी कि वो हमारे साथ राब्ते में है मीर अकबर साहब, और नून लीग में शमूलियत के लिए उन्होंने हमायत भी की है। लेकिन अब समझ नहीं आई है कि वो किस बुनियाद के ऊपर अनवर हक के साथ रहें, या हो सकता है कि नून लीग की तरफ से उनको कहा गया होगा हमारे पास फिलहाल स्पेस नहीं है आपके लिए, ये भी है। लेकिन जो हल्का शर्की बाग है, गरबी शर्की बाग, तो उसमें नून लीग के पास इतना हैवी वेट उम्मीदवार भी कोई नहीं है मीर अकबर के अलावा, तो मीर अकबर साहब वहाँ से सीट निकाल, गुंजाइश उनकी नून लीग में बनती है। पीपल्स पार्टी में तो वो जाएंगे नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी में वहाँ सदर कमर जमान साहब और उनका बेटा ज़िया कमर, वो एक तनवीर इलियास साहब भी अब पर तोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो वहाँ से लड़े ना लड़े। लेकिन ये लग बाज़ार यही रहा है कि फ़िलहाल शायद उन्होंने अपना को गुस्सा दिखाया हो, अग्रेसिव हुए हों, इसलिए कि बाद में शायद उनको मज़ीद अपने वेट बढ़ाने के लिए अनवर हक साहब के साथ गए होंगे, और हो सकता है कि बाद में दोबारा नून लीग के साथ शामिल हों, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और ऑप्शन कोई नहीं है। अगर
ये हो सकता है कि जिस तरह कहा यह जा रहा है कि शायद अनवर उल हक साहब को नई जमात का क़याम अमल में लाएंगे, तो फिर कुछ कहा जा सकता है कि जब शायद वज़ीर आज़म थे तब नहीं ला सके नई जमात का क़याम, अब जब वज़ीरत से चले गए अभी वो अपने हल्के की तरफ देखेंगे, हल्के में उनके साथ बाकी कौन बचता है। लेकिन देखिए ना, उनकी सियासत के ऊपर भी सवालिया निशान है। वो किस जमात में जाएंगे, कहाँ से लड़ेंगे, किस तरह लड़ेंगे, क्या करेंगे। वो माजी में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ते रहे जी, लेकिन जो उनके कभी साथ जीत नहीं सके उनके साथ लोग हैं, उन एक दो लोगों से हमारी बात हुई थी, वो कह रहे हैं ये ऑप्शन ज़ेर गौर है कि हो सकता है कोई नई जमात का क़याम अमल में लाया जाए, और उसमें ये भी ऐन मुमकिन है कि अवामी एक्शन कमेटी की हमायत से कोई नई जमात बन जाए और अनवर उल हक साहब उसके अवामी एक्शन कमेटी की जमात। जी जी जी, मतलब अवामी एक्शन कमेटी के जो कहते हैं कि जी अनवर उल हक जो है 10 कारकुनों का कातिल है, अब अवामी एक्शन कमेटी अनवर उल हक को सरबराह डालेगी। एक्चुअल ये कहा यह जा रहा है कि ये पौधा लगाया हुआ है अनवर उल हक का। अवामी एक्शन कमेटी का जो पौधा है वो अनवर उल हक ने लगाया था वफाक से फंड्स लेने के हवाले से, और ये फिर बढ़ते 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 ये ऐसा गले का फंदा बन गया कि यही उनके गले का फंदा बना, और उनकी हुकूमत की रुखसती अवामी एक्शन कमेटी की वजह ही से बनी। वरना अगर ये सूरत हाल ना होती तो मैं समझता हूँ कि अनवर उल हक साहब अभी अपने इक़्तिदार पे मौजूद होते, अपनी सीट पे मौजूद होते। लेकिन जो जिस तरह आज़ाद कश्मीर में एहतजाज हुए, वफाक ने उसका नोटिस लिया, वफाक के लोग जब आज़ाद कश्मीर में गए, जब उनको पता चला कि यहाँ तो बहुत माहौल इंतहाई ख़राब हो चुका है पाकिस्तान के हवाले से, जिस तरह लोगों के ख्यालात थे, जो वहाँ जिस तरह बातें की जा रही थी, फिर उसके बाद जो साहिब इक़्तिदार हैं पाकिस्तान में जो बैठे हैं, उन्होंने फिर फैसला किया कि नहीं, अनवर उल हक साहब का जाना अब ज़रूरी हो गया है, अब नफरतें बढ़नी शुरू हो गई हैं, तो जब तक अनवर उल हक साहब जाएंगे नहीं तो ये मामला किसी एक जानिब लगेगा नहीं। तो फिर उसके बाद ये फैसला किया गया, वफाक की जानिब से भी जो हमारे इदारे हैं उनकी जानिब से ये फैसला हुआ, जो इदारे उनको लाए थे, फिर उसके बाद ये फैसला किया गया कि उनको जाना पड़ेगा। तो अब वो कहते हैं कि जो किसी के लिए गड़क होता है कभी कभार उसमें खुद गिर जाता है, तो अनवर उल हक साहब के साथ सेम यही सिचुएशन जो है वो आज हो गई। अच्छा एजाज भाई साहब, चौधरी अनवर उल हक साहब ने कहा था जी कि मैं डट कर मुकाबला करूँगा अदम एतमाद की तहरीक का। आज जब तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग हुई, वो आए ईवान में, उन्होंने रवायती तौर पर अपनी तकरीर की, अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का भी मैं नहीं समझता कि उस तरह उन्होंने जवाब दिया कि वजाहत की वो उन्होंने, लेकिन वो तकरीर करने के बाद उठकर चले गए। उन्होंने ना तो अपने खिलाफ पेश होने वाली तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़ वोट दिया, उन चार्जेस को उन्होंने कंडम भी नहीं किया और उठकर चले गए। क्या आप समझते हैं कि ये फरार था उनका, वो सामना नहीं करना चाहते थे? बल्कि उन्होंने अपनी एक तकरीर में ये कहा कि फैसल राठौर ने मुझे वोट दिया, मैं इसको वोट दूंगा, तो फिर उठ के चले गए, वोट भी नहीं दिया। जी एजाज भाई, उन्होंने तकरीर में इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने कहा था कि ये जो हमारे दोस्तों ने मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई है, ये अगर लाने से पहले मेरे साथ मशवरा कर जाते तो हमको ऐसा रास्ता निकालते कि हाउस ओपन होता, तो फैसल राठौर साहब ने मुझे वोट देकर वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए मुझे वोट दिया था, तो मैं इनका कर्ज चुकाने के लिए इनको वोट देता। उन्होंने ये यानी गोया कि मेरे साथ मशवरा करते, फिर मैं कोई चलो रास्ता निकालता, फिर ये इलेक्शन जिस तरह क्यूम नियाज़ी साहब ने साहब को वोट दिया था। अब ये बातें हैं, बात ये है ना, वो मैं पहले भी हम बात कर रहे थे जी कि वो कह रहे थे जी कि मैंने 6 महीने अल्लाह से मांगे थे तो मुझे 2.5 साल लग गए। मैं 6 महीने पहले अपने दोस्तों को कह दिया था कि बस मैं अपनी मदद पूरी कर चुका हूँ, तो उन्होंने तो 6 महीने बाद ये हालात पैदा किए हैं कि मैं घर जा रहा हूँ। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि मैं सुरखरू होकर यहाँ से निकला हूँ। नहीं, क्या आप समझते हैं कि वाकई सुरखरू हुए? कैसे? मैं देखे ना, ये मतलब उन्होंने कोई 2.5 सालों में कोई मेगा प्रोजेक्ट, ये बातें एक ऐसा बंदा जो ख्वाबो ख्याल में कार्ड उन्होंने बहाल नहीं किया, एक ऐसा बंदा लोग आज भी जायदादें फरोख्त करके, जेवर फरोख्त करके इस्लामाबाद में जाके इलाज अपना करवाते हैं। वज़ारत-ए-आज़म हो या सदारत हो, ये कोई रोज रोज मिलने वाले ओहदे नहीं हैं। आप वजीर बन सकते हैं, आप MLA बन सकते हैं, आप पार्टियां बदल कर कहीं घुस कर किसी दूसरे के नीचे वजीर बन सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और सदर बनने का मौका कभी कभार मिलता है किसी को। ये बड़ी खुशकिस्मती है उनको कि उनको मौका कहीं मिल गया, एक ऐसे कारकुन को जिसने कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा होगा। उनका हल्का ही नहीं था एक लिहाज से, समझें। वो बिम्बर से एक दफ़ा इलेक्शन लड़ते थे, दूसरी बार हार जाते थे, तीसरी बार लड़ते थे, वो उनकी हालत ये थी, वो बन गए। अब ये तकरीरें ऐसे लोगों को वो मुतमईन करने के लिए जी कि मैं नहीं चाह रहा था, मैं ये करना चाह रहा था, मैं वो वहाँ, बल्कि तकरीर के अंदर बिम्बर के लोगों से मादरत भी कर रहे थे कि मैं आपको टाइम नहीं दे सका, तो मैंने आपको कहा था जी कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन गया हूँ तो अब मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, लोगों का कर्ज है तो वो मैं चुका रहा हूँ, तो अब मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो पता नहीं क्या क्या इस तरह की बातें कर रहे थे। बुनियादी तौर पर ये दिल अंदर अंदर ही जिस तरह वो खून के आंसू बंदा होता है ना, दिल छोड़कर, या ऐसा ओहदा जिसके बारे में आपको पूरा यकीन है
कि शायद ही जिंदगी में दोबारा आपको कहीं मौका मिले। अच्छा, वो दावा उसके करते हैं बाद- दामन साहब के, आप समझते हैं अब वो एक दूसरी बात रह गई, दूसरी बात एक और रह गई कि वो जो कह रहे थे कि मैं रिजाइन कर दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। चलो वो एक इखलाकी बातें हैं, ज़ाहिर इखलाकियात हमारी सियासत में कहाँ है, ये तो ऐसे बातें करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि आज उसको दिलेरी और जुर्रतमंदी के साथ असम्बली के अंदर बैठकर अपने खिलाफ होने वाली अदबिन अपनी आंखों के साथ देखनी चाहिए थी। वो तो फरार हो गए जा रहे हैं वहां से अपने 3-4 बंदों को लेकर। ये कौन सी दिलेरी है, ये कौन सी सियासत है, ये क्या तमाशा है? वहां बैठना चाहिए था उनको। सरदार अतीक साहब बैठे रहे थे ना, सरदार अतीक भागे नहीं थे इस तरह जिस तरह अनवर अलग भाग गए। क्यूम नियाज़ी भी नहीं भागे थे। क्यूम नियाज़ी साहब तो इस्तीफा दे दिया था ना जी, क्यूम नियाज़ी साहब देखिए, तो रिजाइन कर अगर दिया वो था दामन की आप बात कर रहे हैं ना, सरदार अतीक साहब बैठे रहे थे, बैठे रहे थे। भाई साहब से ये जी, बात जी। हो रही थी, भाई साहब ने कहा था कि अगर वो इतने वो पाक साहब दामन होते ना, तो वो कहते मैं बतौर अब साबिक वज़ीर आज़म हो गया हूँ, मैं अपनी तमाम मुराद जो है ना वो छोड़ने का ऐलान करता हूँ। फिर तो आवाम के दिल जीतते हैं नहीं ना। बाजी में ये कहते रहे ना जी कि जी हाँ। मैं तनख्वाह नहीं ले रहा जी था, हाँ। मैं इस तरह भी कहते हैं कि ना मैं तनख्वाह था ना मैं टीडीए कुछ नहीं लेता रहा। तो जाते जाते ये ऐलान कर जाते कि अच्छा जी साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से मैं कोई पेंशन नहीं लूंगा और कोई मराद नहीं लूंगा। ये नहीं ऐलान किया, ना ये ऐलान उन्होंने नहीं किया। ये ज़मीर और ये क्रेडिबिलिटी और ये चीज़ें, ये दिखावे की चीज़ें हैं जो अंदर कहीं हमें नज़र नहीं आती। उनको आज सामना करना चाहिए था ना, मरा तब या वो रिज़ाइन कर देते। अगर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा ये मेरा राइट है, बिल्कुल उनका राइट बनता है कि वो न रिज़ाइन करें, कोई पाबंदी नहीं है, तो आज असम्बली से क्यों भागे? फिर वहाँ बैठते ना, अपने हाथों से जो लगा, जो चीज़ें वहाँ उन्होंने बोई हुई थी ना, वो जो चीज़ें की हुई थी वो देखते, काटते और अपनी आंखों से देखते कि अदम एतमाद जब करके आप दूसरों के खिलाफ साजिशें करते हैं, दिल आज़ारी करते हैं, तो क्या हालत होती है। वही चीज़ आप अपनी आंखों से देख कर जाते। उन्होंने बस वो चंद रवायती जुमले रटे हुए थे, वो तकरीर की और अपने आप को वो साफ शफाफ बनाने के लिए, और जब तकरीर ख़त्म की तो 4 बंदों को लेकर बाहर और पीछे जा रहा है। हालांकि ये तो वो वाज़ेह हो गया था ना, उससे बेहतर था कि वो रिज़ाइन कर देते, आज सुबह 5-7-10 दिन के लिए आगे चला जाता। लेकिन ये जो मीर अकबर साहब वाली बात इनको आपने कही थी ना, इसमें मेरा जहन एक और तरफ जाता है। मीर अकबर साहब अब भी अनवर अल हक के साथ मिले हुए हैं। अनवर अल हक साहब को शायद कहीं से एक नया टास्क दिया गया है कि हम आपको अपोजिशन लीडर के लिए अब टारगेट देते हैं कि वो ख्वाजा फारूक साहब के खिलाफ गड़बड़ करके वहाँ ले आए। वहाँ मीर अकबर साहब और इस तरह के लोगों के वोट चाहिए उनको, वरना मीर अकबर साहब नहीं, के लिए तो उसमें नून लीग मीर अकबर का क्या मौजूद फायदा है। अगर देखें वो अगर अपोजिशन लीडर बन जाते हैं तो मीर अकबर का क्या फायदा होगा उसमें? देखें ना, जिन लोगों ने इनके ज़मीर खरीदे हैं, जिन लोगों ने इनको लोटा बनाया है, जिन लोगों ने आज़ाद कश्मीर में ऐसे लोगों को जो थोक के हिसाब से इधर बिकते हैं कभी उधर बिकते हैं, अगर वो कहते हैं कि आपने हमारे कहने पर ये काम इस बंदे के लिए करना है, तो फिर आप कौन होते हैं ना करने वाले? नहीं, अगर तो मेरा स्पेस भी तो उन्होंने निकालना है ना। अपोजिशन अगर नून लीग आती है, नून लीग के पास 9 वोट हैं, तो नून लीग का ही बनेगा। ये 5 लोग 6 लोग तो नहीं, पीपल्स पार्टी के पास 4, पीटीआई के पास 4 बंदे रहेंगे। साहब ये ना बोलें कि पीपल्स पार्टी के बारे में हम सारे लोगों का तस्वर ये है कि उसकी क़यादत मजबूत है और वो फैसले भी काफ़ी हद तक दूसरों से राय लेती है लेकिन खुद करती है। नून लीग वालों के फैसले तो कुल्ली तौर पर आजकल कहाँ हो रहे हैं। वो नून लीग जिसके बारे में फारूक अदर साहब ने आज असम्बली में तस्लीम किया है कि हमारा निकाह हो गया था और सही बात, मजबूरी है, क्या करें। वो नून लीग हो सकता है अनवर अल हक को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए वोट दे दे, उधर से हुक्म आए तो यही करेंगे। उन्होंने कहा जी हमारी छोड़ दें, ये फैसले ऐसे कोई नहीं है। उस्मान ताहिर साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, उन्होंने फारूक अदर साहब ने कहा जी हमारी अच्छी खासी जमात थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, लेकिन वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया अतीक साहब ने, तो खुद, वरना हम खुद इसके फैसले इधर बैठ के करते थे, अब हमारे फैसले कहीं और से होते हैं। तो पीपल्स पार्टी के हवाले से भी मैं यही जिस तरह भाई साहब ने कहा कि डेफिनेटली उनके फैसले भी यहीं से होते हैं, जहाँ लाड़काना से होते हैं, यहाँ से होते हैं। बल्कि गश्ता रोज़ आपने देखा होगा, तो अगर वहाँ फैसला हो गया कि ख्वाजा फारूक साहब को हटाना है अपोजिशन लीडर से, तो फिर ज़ाहिर है ये बात भी डिस्कस हो रही थी। हमने जिक्र किया था कि गश्ता रोज़ जिस तरह दीवान चौथाई साहब शामिल हुए पीपल्स पार्टी में और तख्तीस गिलानी शामिल हुई हैं, तब जो पीपल्स पार्टी की जो सदर हैं चौधरी यासीन साहब, उनको उन्होंने मतलब उस मौके पे नहीं बुलाया गया, ना उनसे कंसल्टेशन हुई है इस हवाले से कि ये 2 बंदे पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आप भी तस्वीर खिंचवाने के लिए हमारे पास आ जाएं। तो ये भी हम जिक्र कर रहे थे कि देखें जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रवैश यही रही है कि जब भी कोई नया हैवी वेट कोई जमात में शामिल होता है तो मुतलका जो जमात का सदर होता है, पार्टी सदर को मदऊ किया जाता है, मौके पे मौजूद होता है। लेकिन गश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि वो मौके पे वहाँ पे मौजूद नहीं थे और डायरेक्टली उन्होंने दीवान चुगताई साहब को तो अहमद सगीर साहब लेकर गए फरियाल तालपुर। देखे ना वो बारो बार हो रहा है, फिर भी जहाँ से भी कोई आए लेकिन पार्टी सदर की मौजूदगी जरूरी होती है। नेटवर्क नजर आ रहा था, चलो बहरहाल जो भी सूरत थी। तो ऐसी सूरत हाल में अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले दिनों में क्या फैसले होते हैं, किस तरह होते हैं।
पार्टी की आदत बाहर जो अभी तक जो महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि नाराज लग रही है। अच्छा उस्मान ताहिर साहब, आप क्या समझते हैं अनवारुल हक साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वो इलेक्शन से पीछे हट जाएंगे या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे या किसी जमात का टिकट लेने की कोशिश करेंगे? देखिए जिस तरह मैंने पहले क्योंकि आपको पीपल्स बताया, पार्टी के लिए हल्के में गुंजाइश मौजूद है देखा जाए तो। पीपल्स पार्टी वाले तो मुझे नहीं लगता है कि वो उनको लेंगे वहाँ से, ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मुमकिन है कि कोई नई सियासी जमात का क्या मामले में आ जाए और उसके वो सदर ये बिल्कुल नई सियासी जमात बनेगी या किसी पुरानी जमात को? नहीं, पुरानी जमात को तो फिर वो उसका नहीं। एक्चुअली इन्होंने अपने आप को एक होल में बंद करके रखा ना पूरा अरसा अनवरुल हक साहब ने, तो समझ भी नहीं आई। जिस तरह तमाम कारकुनों के लिए दरवाजे बंद हो गए, वोट तो खैर उन्होंने पीटीआई के लिया था, लेकिन कारकुनों के दरवाजे आप देखें कश्मीर हाउस में मुजफ्फराबाद में बंद थे, कोई कारकुन इनसे आज अनवरुल हक साहब की वही पोजीशन हो गई जो जुलाई के आगाज में, जुलाई 2021 के आगाज में एक बेरंग लिफाफे की तरह, कटी पतंग की तरह झूम रहे थे फिजा में, सियासी फिजा में। आज फिर उनकी वही सूरत हाल होगी। उन्हें उस वक्त तनवीर इलियास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लेकर गए थे, उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे भी दिए थे, करोड़ों रुपए सुनाए के दिए गए थे। मैं यही सुनी थी हल्के में भी उनके। और लेकिन हो सकता है अगर वो पीटीआई में ना जाते तो शायद ये इस पोजीशन में ना होते, अभी जीत भी नहीं सकते थे। और कहाँ अफजार थे उस्मा, और कहाँ इस तरह देखना मुसलसल वो 10 साल वहाँ से हारते रहे। जो तारिक फारूक साहब उस हल्के से बड़े हैवी वेट हैं, बड़ा अच्छा उनका वहाँ थोड़े से मार्जिन से मेरे ख्याल से वो आ रहे थे तारिक फारूक साहब। तो अब भी सूरत हाल उनके वहाँ जो हल्का है वहाँ से लग नहीं रही है कि वो वहाँ से दोबारा कामयाब हो पाएंगे जो सूरत हाल अब की है। और जिस तरह भिमर के लोगों से हमारी बात हुई है, काफ़ी सारे लोग वहाँ राजपूत बेल्ट के लोग भी हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है, वो भी सख्त नाला है इनसे। अली जुल्करनैन साहब हैं, और इरफान सलीम साहब जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, वो भी खासे नाला है इनसे, उनका भी अच्छा खासा रसूल उनकी बरादरी का बात है। अच्छा एजाज भाई साहब, आप क्या समझते हैं कि अनवरुल हक साहब अब हल्के में, मतलब उनकी क्या पोजीशन है, वो क्या कर सकते हैं? या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भिंबर के हल्के में इनका जो LA7 है, पीपल्स पार्टी क्या करेगी? उनके पास वैसे देखा जाए बज़ाहिर उम्मीदवार कोई नहीं है, तो क्या चौधरी परवेज अशरफ साहब भी हल्के से भी आ सकते हैं, दोनों बरनाला से भी भिंबर से भी? क्या सूरत हाल हो सकती है, आप क्या कहते हैं? उम्मीदवार तो उन्होंने देना है। मुझे राठौर साहब किसी एक बंदे ने जो एक अच्छा खासा आज़ाद कश्मीर के सियासी मामला समझता है, वो उसने मुझे बताया कि ये जो कर्नल वकार साहब हैं ये पीपल्स पार्टी में शामिल होने का प्रोग्राम बना रहे हैं, और बल्कि फैसल राठौर साहब की काबीना का हिस्सा बनने का वो प्रोग्राम बना रहे थे। मुझे यानी मतलब पता नहीं फिर क्यों नहीं डेवलपमेंट हुई कि वो तो चाह रहे थे कि पीपल्स पार्टी में वजारत लेकर वो आएँ, शामिल भी हो जाएं। जब अगर ये माहौल होता है तो आप मुझे बताएं परवेज अशरफ कहाँ जाएंगे, क्या पोजीशन रहेगी परवेज अशरफ साहब की? फिर परवेज अशरफ साहब को, अब ये जो आप अनवरुल हक साहब की बात करते हैं, मेरा नुकसान ये है कि अनवरुल हक साहब के लिए नून लीग में भी और पीपल्स पार्टी दोनों में भी स्पेस मौजूद है। कैसे? तारिक फारूक साहब को पीछे कर देंगे जो जमात के समानी वाले हल्के में उनके लिए रास्ता, समानी के राजपूत बरादरी वहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने एक जिरका किया था, उन्होंने कहा था जी कि हम इसका कबूल। ये जो आज़ाद कश्मीर में फैसल राठौर साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फैसला हुआ है ना, इसके बाद बरादरियों वाली जो ज़्यादा मिथ है ना, वो अब थोड़ी सी कमजोर पड़ना शुरू हो गई है सारी। नहीं तो वोट उनको कौन देगा? बेशक वोट न मिले ये अलग बात है, लेकिन ऊपरी सतह पर फैसले हो सकते हैं। टिकट तो दे सकती है पार्टी, लेकिन क्या पार्टी लेकिन एक और बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, एक और हमें बात नहीं भूलनी चाहिए कि पीटीआई का जो इस वक्त पोजीशन है वो है ज़ेर एताबदार है पार्टी, जब तक इमरान खान साहब के मामला कोई तय नहीं हुए, जबकि ना पाकिस्तान में ना आज़ाद कश्मीर में उनकी पोजीशन वो नहीं है। दो सियासी पार्टियां एग्जिस्ट जो करती हैं, नून लीग और मुस्लिम, उससे बहुत सारे लोग मायूस हो रहे हैं। मतलब ये जो फैसला हुआ है इससे भी बहुत सारे होंगे नून लीग के, अगर फैसल राठौर साहब नून लीग की मायूस पहले हफ्ते में दूसरे इन सारे लोगों को शेल्टर के लिए कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है अवाम को जो एक ग्रज है हुकूमत के ऊपर वो खत्म हो जाएगी। अगर वो मायदों पर अमल दरमद कर देते तो ये ऑलरेडी डिलीवरेंस होगी हुकूमत की, और मैं समझता हूँ कि अवाम एक बार फिर और फैसल राठौर साहब से बिल्कुल तवक्को की जा सकती है। उनके पास वसाइल भी मौजूद हैं, उन्हें उनके पास मौका भी है, उन्हें इस बात की हिमायत भी हासिल है। वो एक मुतारक नौजवान हैं, सियासी अच्छे सियासी कारकुन हैं, वीन भी मौजूद है, पार्टी भी मौजूद है। लेकिन ये अगर करें तो मैं कहता हूँ ये कुछ करने के काम हैं जो 2-4-6 महीने कर जाएं तो ये फैसला ना सिर्फ बड़ा पीपल्स पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होगा बल्कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर में 2 ऑप्शन लोगों के पास हैं, तीसरा ऑप्शन ख़त्म हो गया है सर। अब तीसरा ऑप्शन, जो लोग दोनों इन पार्टियों से मायूस हैं, उन तीनों के लिए, उन लोगों के लिए तीसरे ऑप्शन के तौर पर ये मिला जुला कर मुमकिन है कोई एक ऐसा रास्ता
अनवारुल हक साहब जाती हैसियत से सियासी पार्टी बनाने की पोजीशन में नहीं है, ये बात तय है ना, इसलिए कि वो तो 5 साल लगातार माजी में किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे, तो नई सियासी पार्टी बनाना या उसको चलाना तो उनके बस में है ही नहीं ना। लेकिन आपको पता है जब 2.5 साल वज़ीर आज़म रहने के बाद भी उन्होंने आज़ाद कश्मीर में किसी पार्टी चलवाने वाले जो बनवाते हैं वो चलवा भी लेते हैं। ये खास बात है कि जिन्होंने चलानी है, जिन्होंने अगर इन पार्टियों को कंट्रोल में रखना है, ये जो पार्टियां हैं इनको हिसाब किताब के अंदर रखना है। पार्टियां बनी है पाकिस्तान में, वो चली हैं, उन्होंने ही बनाई है ना। जो पाकिस्तान में पार्टी GDA एक बनी थी, जीप आया था, इंतखाबी निशान जीप आया था, किधर गया वो? इसी तरह और पार्टियां बनती रही हैं, वो किधर गई हैं? मग किधर गई है? वो जो चट्ठा लीग थी वो किधर गई है? बनाते रहे, वो चट्ठा लीग बनाते रहे, किधर गई है? वो बाप पार्टी उन्होंने बनाई है। कहीं ना कहीं वक्ती वो काम ले लेते हैं, वक्ती काम लेना होता है ना जी। लॉन्ग टर्म मुर्दा घोड़े में कोई जान नहीं डाल सकता, ये आपको खुद ही डालनी पड़ेगी। आप दूसरों देखना, एक दौर था कि ये सारे काम करके आपके हवाले किए जाते थे। आजकल हालत ये है कि लोग वसाइल भी लेकर, अफरादी कुव्वत भी लेकर आपके चारों तरफ घूम रहे हैं लोग कि हमारी खिदमत आप ले लें, तो ज़ाहिर है अब उनके लिए ऑप्शन तो बहुत सारे आ गए हैं ना सारे। इसलिए अनवारुल हक साहब के बारे में ये हम अगर ख्याल करें कि उनका सियासी मुस्तकबिल बिल्कुल दीवार के साथ खड़ा हो गया है, ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो सियासत करेंगे, वो बिम्बर से सियासत करेंगे, वो कोई भी राह इख्तियार कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी भी उन्हें कबूल कर सकती है, वो नई पार्टी कोई ज़ाहिर है ये जो इस तरह के लोगों से मिलकर नई पार्टी बना सकते हैं। और अगर नून लीग के अंदर करना चाहें तो समानी में भी जा सकते हैं, किसी और हल्के में भी जा सकते हैं, रास्ते निकल सकते हैं। जहाँ परवेज़ अशरफ जैसे मजबूत आदमी को अगर मुश्किल का शिकार कर सकते हैं, कर्नल वकार साहब अगर वो आ गए तो यहाँ क्या नहीं हो सकता फिर ज़ाहिर है। किसी ये भी तो हो सकता है कर्नल वकार से अगर बरनाला से लड़ते तो परवेज़ अशरफ साहब, चूँकि बिम्बर इनका हल्का तो बिम्बर शहर ही है, मकीम तो बिम्बर शहर में बिल्कुल हैं, तो बिम्बर के हैं बिम्बर के, लेकिन उन्होंने अपना वर्थ सियासी वर्थ जो बनाई हुई है, न सिर्फ परवेज़ अशरफ साहब ने बल्कि परवेज़ अशरफ साहब के जो वालिद साहब थे चौधरी अशरफ साहब, उन्होंने भी शुरू दिन से ही अपने आप को बरनाला में ही सियासी एक्टिविस्ट बनाया हुआ था और वहाँ ही उनकी सियासी ग्रिप है। जब वो छोड़कर बिम्बर में जाएंगे तो एक तरफ तारिक फारूक साहब के हाथों उनको मुश्किल का शिकार होना पड़ेगा, एक तरफ अनवारुल हक साहब के हाथों मुश्किल का शिकार होना पड़ेगा। कोई इतना आसान काम उनके लिए बिम्बर में नहीं होगा, उनका हल्का वही है जो बरनाला है, इसलिए कि उन्होंने एक अरसे से कारोबार, बिजनेस, रिहाइश, दूसरा तीसरा सारा कुछ बनाले में ही रखा हुआ है और पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी अपना बनाले में रखा हुआ है। अच्छा। तो इसलिए अनवारुल हक साहब के बारे में ये ना ख्याल किया जाए कि उनका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो गया। अब तो कद काट के लिहाज से आप समझे उनका कैनवस और बढ़ गया है पहले के मुकाबले। पहले MLA थे, अब साबिक़ वज़ीर आज़म। एजाज भाई साहब, आज राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने जब असम्बली में खिताब किया, उन्होंने एक विजन दिया, नया विजन उन्होंने दिया। उन्होंने क्या बात की, क्या ऐलान किए? सबसे पहले तो हम नाज़रीन को ये सुनाते हैं कि फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने आज जो असम्बली में खिताब किया, इसके बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे जी। कि वो ऐलान भी कर दिया जाए, क्योंकि हमने एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की, गवर्नेंस, मालियाती डिसिप्लिन, इस हवाले से कुछ चीजें जो कि बेइंतहा जरूरी थी, जिसमें सेक्रेटरी साहिबान जो एक गाड़ी इस्तेमाल करने के मिजाज होंगे, इजाफी चार्ज के बावजूद जिस सेक्रेटरी या हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास, अफसर के पास एक से हटकर कोई दूसरी गाड़ी हुई तो वो अपनी उस सीट से भी हाथ धो बैठेगा। सेक्रेटरीज की असामियों की तादाद 20 से जायद नहीं होगी। 20 से जायद असामियां फौरी तौर पर अबॉलिश करने का ऐलान करता हूं। हमारे साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने पंजाब की तर्ज पर अपनी आसानी के लिए हम प्लस के B20 की सीनियर एडिशनल सेक्रेटरीज और स्पेशल सेक्रेटरी की असामियां तख्लीक करवा रखी हैं, जिसकी पंजाब की 12 करोड़ आबादी के सूबे में जवाजियत तो बनती है, लेकिन आजाद कश्मीर में ये अयाशी के सिवा दूसरी कोई चीज नहीं। मैं इन्हें फौरी तौर पर अबालिश करने का ऐलान करता हूं। इसके अलावा ये साजिश का प्रोसेस निचली सतह तक इंशाल्लाह जाएगा। महकमा तालीम का टेक्निकल शोबा, जहां अब तक NTS के बगैर तकरियां होती रही हैं, डेटा की मौजूदगी में इसकी कोई जरूरत ना है, लिहाजा इससे निजाम तालीम में जब्त करने का ऐलान करता हूं। जनाब चौधरी अनवारुल हक ने सरकारी गाड़ियों के बेदरेक इस्तेमाल को कंट्रोल तो किया, लेकिन अरसद नो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी मुरतब नहीं की जा सकी। मैं अरसद नो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी मुरतब करने का ऐलान करता हूं और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी मुरतब होने तक इंतजामिया, पुलिस और मॉनिटरिंग करने वाले
असिस्टेंट इंजीनियर्स के अलावा ग्रेड 18 से नीचे कोई सरकारी अफसर गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। तमाम महकमा जात और अदारा के अंदर एक हफ्ता इजाफी गाड़ियां सेंट्रल पूल ट्रांसपोर्ट में जमा कराने के पाबंद होंगे। चौधरी मारूफ और कर्नल वकार साहब ने जो बायोमेट्रिक का निजाम कायम किया है उस पर किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और कर्नल वकार साहब उठकर चले गए हैं, वो अब हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन उनकी रूह गाड़ियों की तलाश में भटकती रहेगी, इस बात का आपको यकीन दिलाता हूं। इसलिए एहतजाज कीजिएगा। सरकारी मुलाजमतों में मेरिट और बराह रास्त कोटे की तलफी की वजह से नौजवानों में मायूसी फैलती है, जिससे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है और नौजवान जराइम की तरफ राग़िब होते हैं। इस सिलसिले में नौजवानों की मायूसी को दूर करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को मुकम्मल फाल करने के अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा। जी अब्बासी साहब, राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने तकरीर की। इन्होंने कहा कि जी 20 से ज़्यादा सेक्रेटरी नहीं होंगे और सेक्रेटरी को एक एक गाड़ी दी जाएगी। ग्रेड 18 से नीचे के जो सरकारी अफसरान हैं उनको सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। क्या आप समझते हैं कि इस तरह हुकूमत दुरुस्त अंदाज में चल सकती है? क्या इससे हुकूमत की कारकर्दगी पर मनफी असरात नहीं पड़ेंगे? मैं कहता हूँ ये वो चीज़ है जो जिसके बारे में फ़ैसला ये मायदा हुआ है अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों के दरमियान, और आज़ाद कश्मीर के लोगों की एक अरसे से यही ख्वाहिश थी कि गैर ज़रूरी खर्चात कम करें, गैर ज़रूरी मरात ना हो, आप के ट्रांसपोर्ट पूल में जहाँ लिखा हुआ है कि 1000 सीसी गाड़ी दें, उस अफसर से गाड़ी बिल्कुल न छीनें, उसको 1000 सीसी दें। 1000 सीसी वाला गाड़ी वाला अफसर 3000 सीसी गाड़ी क्यों इस्तेमाल करता है? सेक्रेटरी को एक गाड़ी आप लाजमी दें, उसका फ्यूल भी उसको दें। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान के सूबों के ब्यूरोक्रेट ज़ाहिर है गाड़ियों में हों और वो अपने काम करें और हमारे पैदल फिरें, नहीं, उनको मिले। लेकिन एक सेक्रेटरी 5 गाड़ियाँ क्यों इस्तेमाल करता है? उसके बच्चों के लिए अलग गाड़ी, उसकी घरेलू के अलग गाड़ी, और उसके बच्चे गाड़ी पर ड्राइविंग सीखते हैं, और कई गाड़ियाँ करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की, 70-70, 80-80 लाख रुपए की गाड़ियाँ तबाह होकर सड़कों पर पड़ी हुई है। ये वो काम है जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ होने वाले मायदे में लिखे हुए हैं। मैं कहता हूँ फैसल मुमताज़ राठौर साहब अगर इनमें से 50% चीज़ों पर भी अमल कर गए तो आज़ाद कश्मीर न सिर्फ एक सीधी राह पर चल पड़ेगा, स्टेप फॉरवर्ड करेगा, बल्कि फैसल राठौर साहब को भी और उनकी पार्टी को भी और आज़ाद कश्मीर के अवाम को इसका बेपनाह फ़ायदा होगा। राठौर साहब, मुझे याद पड़ता है जब जनरल अयाद खान की हुकूमत ख़त्म हुई 1982-83 में, तो पहला बजट याद मुझे सही नहीं पड़ रहा, जनरल अब्दुर्रहमान खान की हुकूमत ने जब 1985 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के हवाले की, जब पहला पार्लिमानी 1985 में सिकंदर आज़ाद साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, तो आज़ाद कश्मीर का जो बजट था कुल ये था कुछ लाख 52 करोड़, नहीं 52 करोड़ रुपया तरक्याती बजट और 48 करोड़ रुपया नॉन तरक्याती बजट था। यानी तरक्याती बजट 53% या कोई 54% था और 48% या 49 या 47% था गैर तरक्याती बजट। आज हमारी जमहूरियत ने, इन लोगों ने हालत ये कर दी है कि आज़ाद कश्मीर का कुल बजट का 87% हिस्सा नॉन डेवलपमेंट बजट वो कहाँ खर्च हो रहा है? 1 लाख सरकारी मुलाजिम के ऊपर खर्च हो रहा है। उन लाख सरकारी मुलाजिमीन को कुछ नहीं मिलता। आज़ाद कश्मीर में जो ताकतवर लोग हैं उनकी तादाद टोटल कोई मिला जुला कर को 5-7 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर का सारा बजट उन 5-7 हज़ार लोगों के ऊपर खर्च हो रहा है। आप महंगी गाड़ियाँ जो इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक एक फेरे का 20-20 हज़ार रुपये का तेल खा रही हैं, वो सारा अता के जुल्म ये है कि हफ्ते बाद हमारे ब्यूरोक्रेट और हमारे अफसरान मुजफ्फराबाद से छुट्टी करके दूसरे ज़िला में अपने घरों में जाते हैं तो सरकारी टूर शो करके अपनी गाड़ियां साथ ले जाते हैं और ख़र्चे भी हुकूमत आज़ाद कश्मीर लेते हैं। क्या ये जुल्म नहीं है? अगर फैसल राठौर साहब काबीना का साइज़ कम कर गए, जो मुझे यकीन है करेंगे, सेक्रेटरियों की तादाद जो 20 मुकर्रर है वो कम कर गए, ब्यूरोक्रेटों की तादाद कम कर गए, ये अडाक भर्तियों होने वाला जो रिवाज ख़त्म करके आपके पास पब्लिक सर्विस कमीशन और थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट जो रूल्स बने हैं उनके तहत आप मुस्तकिल लोगों को भर्ती करें और भर्ती भी उतने करें जितनी आपको ज़रूरत है। तो ये सारे फितना खराबियाँ, ये मेंबरान असम्बली के ऊपर दबाओ, ये वज़रा के ऊपर दबाओ,
ये डीमेरिट्स के इल्ज़ामात ये आज़ाद कश्मीर में काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। और हमें यकीन है कि आज़ाद कश्मीर पिछले 3-4 महीने में जिस बहरान से बाहर निकला है, एक मायदा हुआ है, उस मायदे पर अमल दरामद करके उससे निकाला जा सकता है। फैसल राठौर से बेहतर कोई बंदा नहीं जानता, उस मायदे के अंदर ये शामिल रहे हैं। और अगर ये इस पर अमल न कर सके तो आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए बहुत अफसोसनाक एक सूरत-ए-हाल अलमिया होगा और फैसल राठौर के लिए भी यही पोजीशन होगी। इसलिए मुझे यकीन है कि ये जो अमल कर रहे हैं, ये इनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखें और इनके मुंह से निकलने वाली बातें देखें, दोनों आपस में मैच करती, मुझे लगती हैं वैसे मैच करती हैं। इनके जो बात कर रहे हैं दिल से मैच कर रहे हैं। करती है, मुझे लगती है इनके जो बात कर रहे हैं बनावटी बात नहीं करते, जो बात करते हैं बिल्कुल उनके चेहरे के तासरात आप देखें कि वो दिल से चाहते हैं कि निज़ाम ठीक होना चाहिए, ये निज़ाम ठीक होना चाहिए। अच्छा। तो ये मौका अल्लाह ने उनको दिया, ये अगर करें तो सारी आज़ाद कश्मीर के लोग उनकी पीठ के ऊपर खड़े होंगे। मन हसल बरादरी, कोई बरादरियों का वो चक्करबाजी हो जो एक अरसे से हमारे सरों पर इन्होंने मुसलत किया हुआ लोगों ने, उससे हट कर इनके साथ खड़े हो जाएंगे। न कर सके तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत होगी। फिर आज़ाद कश्मीर की सियासत ये जो रवायती सियासी पार्टियां नहीं, कोई और ही करेगा, ये याद रखना पड़ेगा इनको। अच्छा उस्मान ताहिर साहब, जैसे आपने सुनी तकरीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब की, उन्होंने एक गवर्नेंस का स्टाइल बताया कि वो इस तरह से हुकूमत चलाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह से वो हुकूमत चलाते हैं तो वो आज़ाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक थी, जिसके बुनियादी मकासद ही यही थे कि जो गैर ज़रूरी मरात इस्तेमाल की जाती हैं शराफिया की तरफ से, उसको ख़त्म किया जाए, तो ये एक अच्छा पैगाम जाएगा अवाम की तरफ, अवामी एक्शन कमेटी की तरफ? डेफिनेटली 100% अच्छा पैगाम जाएगा। देखें, ये फैसल राठौर साहब खुद शामिल रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात में, जो हुकूमती कमेटी थी उसमें, तो ये बखूबी आगाह हैं कि उनके क्या मुतालबात थे और क्या डिमांड्स थी और किस तरह उनको हैंडल करना है। तो इन्होंने अभी जो पहला ऐलान किया है बड़ा खुशाइंद है, अल्लाह करे इसके ऊपर अमल हो, लेकिन इनके पास टाइम बड़ा कलील है। देखें 5-1 महीने इनके पास, उसके बाद वैसे भी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और तैनातियों के ऊपर पाबंदी लग जानी है। 3 माह कबल लग जाती है कि आप ना कोई स्कीम दे सकते हैं, ना कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकते हैं। तो अब ये 5 माह यानी अप्रैल तक इनके पास, अगला बजट जून में होगा। जी हाँ, तो जून के बाद ये कोई स्कीम नहीं दे सकेंगे? बिल्कुल नहीं दे सकेंगे, और ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं हो सकेगी, भर्तियां भी नहीं हो सकेंगी। तो अब इन 5-6 महीनों में इनके लिए बड़ा अब इन्होंने बजट अनवार हुकूमत, जो अनवार की हुकूमत है, उसका बजट यूटिलाइज करना है। डेफिनेटली वही बजट यूटिलाइज करेंगे। अगर उन्होंने खजाने में कुछ छोड़ा हो तो ये उनको मिलेगा। 2 सहमाइयों का बजट तो ज़ाहिर है उनको मिल गया था और वो इस्तेमाल 2 सहमाइयों का बजट अब इनके पास बचता है और कुछ और फंड्स भी हैं। पैसों का मसला नहीं होगा। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो आज़ाद कश्मीर के लिए तयशुदा चीज़ें हैं उनमें कोई रुकावट नहीं पड़ेगी। नून लीग का इस हुकूमत के साथ होना, ये मैं समझता हूँ इनके लिए खैर का पहलू है, एक बहुत ही आसानियां पैदा करने वाला पहलू है। इनको फंड वैसे भी वफाक में देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहादी हैं, तो इनके लिए फंड्स का इशू नहीं होगा। वफाक से फंड्स इनको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि और अदम इत्मीनान का भी कोई खतरा नहीं होगा। इनकी हुकूमत अदम इस्तेकाम का भी खतरा नहीं होगा। अच्छा उस्मान ताहिर साहब, अब बात करेंगे कि मुमकिन काबीना जो बनेगी, 20 रुकनी काबीना इनका माहदा, चुके जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ 20 रुकनी टोटल काबीना होगी ना, मशीरों समेत, मामले खसूसी समेत। नहीं, ये जो इनकी बात सुने जो कह रहे हैं, नई बात सामने आ गई है। अब क्या नई बात सामने नई बात यही सामने आई है? देखें, उसमें जो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मुतालबा रखा गया था वो यही था, टोटल जो है ना वो 20 रुकनी होगी। उसमें सदर भी है, वज़ीर आज़म भी है, स्पीकर भी है, सदर स्पीकर वज़ीर। ये कल हिदायत की है, ये शुक्र नवाज मीर ने तकरीर की है मुजफ्फराबाद में, उसने कहा हमारा मायदा ये फ्लैग होल्डर 20 इनके, उन्होंने कहा आईनी 4 ओहदेदारों समेत 20 लोग, 20 से ज्यादा फ्लैग होल्डर हो ही नहीं सकते, यानी 16 रुकने का, तो गोया के पीछे 16 बचते हैं। ये नई बात सामने आई। तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी 16 रुकनी वज़रा के साथ चलेगी? और जो इस वक्त वज़ीर हैं, इस वक्त 35 के करीब वज़रा हैं, फ्लैग होल्डर्स इस वक्त 45 के करीब हैं, तो क्या उनसे ये गाड़ियाँ वापस ली जाएंगी, मरात वापस ली जाएंगी? और ये जो इस वक्त वज़रा हैं, आज की तारीख में वो वज़रा तस्वर किए जा रहे हैं, या आज उनकी काबीना खत्म हो गई होगी, या कल जो वज़रा थे, क्या ये गाड़ियाँ छोड़ेंगे, अपनी ये सारी चीज़ें वापस करेंगे? डेफिनेटली छोड़नी पड़ेंगी। देखिए आइन तो यही कहता है, जब आप डिस्ट्रिक्ट हो गए, जब आपकी काबीना खत्म हो गई, जब आपकी हुकूमत खत्म हो गई, तो आप मराद भी आप नहीं लेंगे और जो गाड़ियां हैं वो भी आपने वापस अपने, अब इनकी तनख्वाह मेंबर असेंबली की तनख्वाह हो जाएगी, मेंबर असेंबली की जो एमएलए की तनख्वाह होती है। तो अब पीपल्स पार्टी किन किन लोगों को आप क्या समझते हैं कि वजीर बनाएगी? पीपल्स पार्टी, ये तो भाई साहब के पास ज्यादा अच्छी खबर है मेरे ख्याल से, आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा एजाज भाई साहब, आप मेरा नुकता ये है कि देखे ना, चौधरी यासीन साहब वजीर नहीं बनेंगे, नून लीग के 9 बंदे वजीर नहीं बनेंगे, एक तो बोझ इनके ऊपर। मैं पीपल्स पार्टी के 29 लोगों की बात करता हूँ। एक बात तय है कि माजरीन में से कोई वजीर नहीं बन सकेगा, ये एक मायदा तय है। इसकी आईनी कानूनी पोजीशन नहीं है, लेकिन चूंकि प्रिंसिपल एक तय है, इसको कानूनी शक्ल देनी है उन्होंने बाद में।
फिर इसके साथ अगर बाजी नहीं बन सकेगी तो आज़ाद कश्मीर की मखसूस सीटों पर जीतने वाले 8 अरकान में से कोई वजीर नहीं बन सकेगा। एक रफीक नईर साहब हैं इस वक्त उनके साथ, उसमें से तो खवातीन नबीला अयूब और एक दो ये और हैं, 3-4 ये खवातीन नहीं हैं। बन सकेंगे। ये नहीं ठीक है, बनेंगे, बिल्कुल। पीछे अच्छा लतीफ़ तीन अकबर पद। साहब, इनमें 20 में लतीफ़ अकबर साहब शामिल हैं, शामिल है, बाकी 19 फैसल राठौर साहब भी शामिल हैं, वो बन गए, वो ठीक दोनों है। निकाल लें। चौधरी यासीन साहब वजीर नहीं बनेंगे, सरदार याकूब साहब वजीर नहीं बनेंगे, ये 4-5 तो ये निकल गए ना। ठीक है। पीछे पीपल पार्टी के जो आज़ाद कश्मीर के अंदर से जीतने वाले लोग हैं उनकी तादाद 20 है, उसमें 4-5 निकाले तो 15 ही बाकी बचते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो 15 के 15 लोग वजीर बन जाएंगे। पहले- और पीपल पहले पार्टी के मरहले लिए में हो कोई सकता मसला है। नहीं नहीं, होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के मिलाएं तो ज्यादा बनते हैं ना। अब मीरपुर डिवीजन से आप देखें, एक स्मानी से अलीशान सोनी साहब हैं, अलीशान सोनी साहब, मीरपुर- मीरपुर वाले 3 लोग हैं, मीरपुर वाले तीनों को 3 लगाएं, 4 ये हो गए। 4 कोटली के आ जाए, कोटली के 2 लोगों को वजीर बनाया जाएगा, 3 को बना लें, 4 को बना लें, कितने हो गए? 4 हो गए 8 जो हो बरह रास्त जीते हैं। जी। 8, 2 आ गए पलंदरी वाले, ठीक है, ठीक है 10। 10 पुंछ से कोई नहीं बनेगा, पुंछ से बशीर बनाना पड़ेगा, अगर बनाया तो शायद सगीर साहबा तो पहले भी नहीं बनी, अब भी नहीं बनेगी। बाग के 1 आएंगे, कितने हो गए? 11। जिया कमर साहब आएंगे, जिया कमर साहब, मुजफ्फराबाद की नीलम के 1 मियाँ वाहिद साहब, ठीक है, और मुजफ्फराबाद के 3 लोग हैं। इनके 16 मुजफ्फराबाद के 3 नहीं, मुजफ्फराबाद के 2 ही बचते हैं ना, 3 का। बादल हाँ, नकवी 3 साहब है, हैं। 3 है, वो भी हैं अपना, ये जो दीवान साहब भी आगे, रशीद भी हैं, चौधरी रशीद भी रशीद हैं, भी नकवी साहब भी हैं, और ये कितने बन 4 गए हैं। टोटल? 14 के 15 हो गए ये 17 हो गए ना मजबूती तौर पर। भाई। एक का इनको मसला होगा, एक डिप्टी तो स्पीकर बना के ना। एक को इनको हाँ। मसला होगा, तो एक और बचता है कि इनको नुमाइंदगी देनी पड़ेगी। ये जो तनवीर इलियास साहब का घराना है, इसलिए कि उनके घर में एक MLA है, उनको उनके एडजस्टमेंट के लिए ये रास्ता निकाल लेंगे, इनके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर सारे एक के दो सारे अगर ज्यादा भी सारे हो के जाते सारे तो बन मेरा अवामी जाएंगे। एक्शन कमेटी 1 या 2 ऐसे झंडियां नहीं, जो और हो सकते पहले- हैं। पहले हालात तो में ये है हालात कि- में तासर यही था कि भाई 20 लोगों की गुंजाइश है। ये तो कल जो विदायत सामने आई है शौकत नवाज मीर साहब की तरफ से, और उन्होंने बड़ी एक खास बात की है जिस पर मैं भी गौर कर रहा हूँ कि ये क्या, उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे साथ माहिदा ज़बानी कलाम में ये हुआ है कि जो नई हुकूमत बनने वाली है इसमें 20 फ्लैग होल्डरों से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। गोया कि कहीं वो जो माहिदा हुआ है उस माहिदे के अंदर ये बात तय हुई है कि नई हुकूमत बनेगी तो माहिदे पर अमल शुरू होगा। इसका नहीं, मतलब ये मायदे में तो ऐसी बात नहीं है। ये इस तरह अल्फाज बोले नई उन्होंने। हुकूमत जो ये बनेगी। अल्फाज उन्होंने बोले ना कि जो भी सूरत हाल है, कोई 1-2 बंदों की प्रॉब्लम होगी उसके लिए वो रास्ता निकालेंगे। लेकिन ये भी है कि पहले मरहले में हो सकता है कि वो अपनी गुंजाइश काबीना मौजूद का है, साइज वो छोटा सारे रखें। accommodate हो जाएंगे। 8-9 रुकनी काबीना होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज बढ़ाया जाएगा। उनके वो पहले सारे मरहले में एकोमोडेट हो जाएंगे, उनके लिए कोई इशू नहीं होगा। बहुत शुक्रिया एजाज भाई साहब, बहुत शुक्रिया उस्मान ताहिर साहब। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज राजा फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब हुए। कल उनका हलफ होगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में सदर रियासत जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब उनसे हलफ लेंगे, और उसके बाद काबीना का इंतखाब होगा, काबीना बनाई जाएगी। काबीना बनाने के बाद फिर पोर्टफोलियोज़ फिर देखेंगे कि जो 7-8 महीने रह गए, फिर राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब अवाम की तवक्कुआत पर, अपनी पार्टी क़यादत की तवक्कुआत पर, अपने पार्टी कारकुनान की तवक्कुआत पर किस तरह पूरा उतरते हैं, उसके लिए वो क्या क्या करते हैं। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।